नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। और उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी केस में सजा का ऐलान आज हो चुका है। कोटद्वार कोर्ट ने तीनों आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तीनों को अंकिता की हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया है। सजा सुनाते वक्त तीनों ही कोर्ट में मौजूद थे। हालांकि अंकिता के परिवार ने तीनों दोषियों के लिए फांसी की मांग की थी, मगर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा मुकर्रर की है। कोर्ट में सजा सुनाते वक्त तीनों के हाव भाव सामान्य नजर आए हैं, जबकि कोर्ट से निकलने के दौरान एक दोषी सौरभ भास्कर हाथ हिलाता हुआ भी नजर आया। सौरभ भास्कर को पुलिस की वैन में बिठाया जा रहा था और इस दौरान उसके चेहरे पर अंकिता के साथ गलत करने की कोई शिकन नजर नहीं आई, बल्कि चेहरे पर हंसी और किसी को हाथ हिलाता हुआ नजर आया। इस पर अब अंकिता के परिवार का कहना है वो अंकिता के इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे उसको फांसी दिलाने के लिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। 500 पेज की चार्जशीट और लगभग 100 गवाह। केस की मजबूत पैरवी के बाद कोर्ट ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता को उम्र कैद की सजा सुना दी है। देखिए। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस जघन्य हत्याकांड की जांच के बाद 500 पेज की चार्जशीट फाइल की गई थी, जिसमें 97 गवाह बनाए गए थे। 47 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया और मजबूत पैरवी के बाद शुक्रवार को अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया। पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता अंकिता केस में आरोपी हैं। ये मामला साल 2022 का है। अंकिता पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में काम करती थी। 18 सितंबर 2022 को अंकिता रिजॉर्ट से गायब हो गई। इसके बाद अंकिता की लाश चीला बैराज में मिली थी। इस मामले में हत्या, सबूत मिटाने और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। अंकित और पुलकित गुप्ता को 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में सजा सुनाई गई है। और इसमें 302 में आजीवन कारावास, 50,000 रुपये जुर्माना न देने के उसमें 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास। और सौरभ भास्कर को 201 में 5 वर्ष का कारावास, 10,000 रुपये जुर्माना न देने के उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास। सौरभ भास्कर को और अंकित और पुलकित गुप्ता को 5(1) घ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना। दोषी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा अदालत ने सुनाई है। वहीं पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी अदालत ने दिया है। साल 2022 में हुए इस केस में धामी सरकार ने भी कड़ा एक्शन लिया था। 500 पन्नों की चार्जशीट तैयार की गई। 97 गवाहों के बयान भी शामिल किए गए। परिजनों की मांग पर 3 बार सरकारी वकील बदले गए। कोर्ट में सरकारी वकील ने कड़ी पैरवी की। घटना की जांच के लिए SIT गठित की गई थी। ठोस सबूत और गवाही के आधार पर सजा का ऐलान हुआ। तीनों आरोपियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। उत्तराखंड पुलिस ने अंकिता की हत्या के बाद आरोपियों को 24 घंटे के अंदर जेल भेजा था। साथ ही गैंगस्टर अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कड़ा एक्शन लिया गया था। आरोपियों ने कई बार अदालत में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की, लेकिन सरकारी वकील के कड़े विरोध और दलील के चलते आरोपी जेल से बाहर नहीं आ सके। अब अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। जैसे मेरे बच्चे को उन्होंने मारा, हम भी चाहते हैं मौत के बदले मौत होनी चाहिए इनको तीनों को। जनता का तो मुझे शुरू से और अभी तक पूरा सहयोग मिल रहा है। और अगर जनता मेरा सहयोग नहीं करती तो आज तो कभी जेल से कभी बाहर आ जाते। 2 साल और 10 महीने बीत जाने के बाद हमें घर से 3-3 गाड़ियां बदल के कोर्ट पहुंचना पड़ता है। और रात को जब मेरी मिसेज की तबीयत ख़राब होती है, मैं कई बार यहाँ जिस दिन हमारी तारीख लगती है मैं मिसेज लेके आता हूँ। पहाड़ जैसे सपने लेकर एक बेटी अपने घर से बाहर निकली थी। उसके सपने थे, कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी, लेकिन रसूखदारों ने न सिर्फ उसकी जिंदगी छीन ली बल्कि परिवार की खुशियां भी। फिलहाल अब तीनों आरोपियों की जिंदगी जेल में बीतेगी।
फैसले के बाद एक बार फिर न्याय के प्रति लोगों की उम्मीद बढ़ी है। कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18। लेकिन देखिए, अंकिता भंडारी केस में फैसला आने के बाद अंकिता के पिता कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं। न्यूज़ 18 से बात में उन्होंने कहा है कि आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वो हाई कोर्ट तक जाएंगे उसको फांसी दिलाने। अंकिता भंडारी केस में जजमेंट आ चुका है। आजीवन कारावास तीनों दोषियों को मिले हैं और इस समय अंकिता के पिताजी वीरेंद्र सिंह भंडारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं। आज जजमेंट को लेकर क्या कहेंगे? जजमेंट से संतुष्ट हैं आप? देखो, जजमेंट तो न्यायालय से हुआ है, लेकिन मैं असहमत हूँ, क्योंकि हमें तो जिस तरह से इन्होंने मेरी लड़की को मारा है, तो हम चाहते थे कि मौत के बदले मौत, और मैं इन तीनों को फांसी की सज़ा देखना चाहता था, क्योंकि हम आज हैं कल नहीं हैं। इसलिए मेरे सामने इनकी जो है उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आने वाले समय में क्या फिर हाई कोर्ट का आने वाले हायर कोर्ट में जाएंगे आप? क्या बिल्कुल हाई कोर्ट जाएंगे हम। तो आज जब जजमेंट आ रहा था, तीनों आरोपी आपके सामने थे जो दोषी हैं, तो क्या उनके चेहरे पे वो भाव दिख रहा था? डर लग रहा था कि आज उन्हें सज़ा हो गई है? लगा आपको? उनको तो लगा नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो ऐसे लग रहे हैं कि हमने छूट जाना है, मतलब ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल हट्टे कट्टे हो रखे हैं, पता नहीं जेल के अंदर क्या खा रहे हैं। वीरेंद्र सिंह भंडारी जी हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो इंसाफ की जो लड़ाई है अंकिता को लेकर, जो इंसाफ लगातार वो मांग कर रहे हैं, वो इंसाफ की लड़ाई अभी जारी रहेगी और आने वाले समय में वो हाई कोर्ट का भी रुख करेंगे। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, कोटद्वार। और देखिए, अंकिता भंडारी की मां ने भी कोर्ट के फैसले पर अपनी नाराजगी जताई। कोर्ट का फैसला आने के बाद अंकिता की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को पूरी तरीके से इंसाफ नहीं मिला है। साथ ही ये भी आशंका जताई गई है कि आरोपी कभी भी छूट सकते हैं और उनकी दूसरी बेटी के साथ भी कुछ गलत कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि कल को किसी बेटी के साथ ऐसा हो। मैं चाहती हूँ कि इनको फांसी की सजा हो और हमारी दूसरी बेटी के साथ ऐसा न हो। अगर ये बच गई तो कल को फिर मेरी दूसरी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और अंकिता भंडारी केस में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि अंकिता पहाड़ की बेटी और बहन थी। जानकारी मिलते ही मैंने आरोपियों की गिरफ्तारी के तत्काल आदेश दिए। हमने पहाड़ की बेटी को न्याय दिलाने का संकल्प लिया है। महिला आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है और एक एक पहलू की जांच कराई है। घटना हुई उसका हमें बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ, और जिस दिन ये घटना हुई, जैसे ही हमें जानकारी मिली, हमने संकल्प लिया कि हम निश्चित रूप से हमारी पहाड़ की बेटी को, पहाड़ की बहन को न्याय दिलाएंगे। और जानकारी होते ही तत्काल हमने सभी जितने भी हमारी जांच करने वाली एजेंसियां थी, पुलिस विभाग था, सभी को निर्देश दिए कि तत्काल इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जितने भी आरोपी हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी हुई और उसके बाद महिला आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया। उसने पूरी जांच की, एक एक पहलू का अध्ययन किया। अंकिता केस में दोषियों को सजा मिलने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि ये न्याय की जीत है। सरकार हमेशा से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रही और न्याय की लड़ाई में परिवार ने जो मदद मांगी उसमें सहयोग भी किया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि कोर्ट के आदेश का सम्मान है, लेकिन न्याय अभी भी अधूरा है। जिस पटवारी ने रिपोर्ट लिखने में देरी की उसके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। सरकार द्वारा जो भी जांच एजेंसियां थी उनके द्वारा जो भी तथ्य थे जो न्यायालय द्वारा मांगे गए, समय पर वो प्रस्तुत किया गया। हम शुरू से कह रहे थे कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और हम कोर्ट का पूरा आदर करते हैं
कोर्ट ने सबूतों के आधार पर जो निर्णय देना था उसने दिया, लेकिन अधूरा न्याय इसलिए है कि वो पुलिस की आला अधिकारी जिसने खुलेआम ये बयान दिया कि कमरा वीआईपी था, उसके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। वो पटवारियों का क्या हुआ जिन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी थी या रिपोर्ट गलत करी, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। अंकिता भंडारी के दोषियों को उम्र कैद मिलने पर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी प्रमुख पीसी तिवारी ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने संघर्ष किया और उसका ही ये नतीजा है। आगे भी ये संघर्ष जारी रहना चाहिए और वो अफसोस हमको रहेगा, देश की जनता को रहेगा, अंकिता के घर वालों को रहेगा। और हम ये कहते हैं कि अब उत्तराखंड की जनता को तय करना है कि अब उनको दंडित करें और उस विधायक को भी दंडित करें जिसने सबूत मिटाने के लिए सब कुछ किया है। मुझे लगता है लड़ाई अभी जारी है और जारी रहेगी। हरिद्वार के सलेमपुर में एक कबाड़ के गोदाम से भीषण आग लगने की खबर आई। आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग बुझाने के दौरान आसपास के घरों को भी खाली कराया गया। आग इतनी भीषण थी कि लपटें और धुएं का गुबार काफी दूर तक नजर आ रहा था। आग लगने से कोई हताहत नहीं हुआ, हालांकि लाखों का सामान जरूर जलकर खाक हो गया। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भीषण आगजनी यहाँ पर हुई है और आग में जलकर लाखों का सामान भी राख हो गया है। जैसे ये धुएं का गुबार उठ रहा है, लपटें उठ रही हैं, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि कितनी भीषण आग लगी होगी, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। और ऋषिकेश से बड़ी खबर है। ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका है, खत्म नहीं हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के साथ ये बात मुख्यमंत्री ने कही। वहीं पूर्व सैनिक पाकिस्तान को पूरा जवाब मिलना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की जीत का जश्न जारी है तो शुक्रवार को तीनों सेनाओं के सैनिकों और पूर्व सैनिकों के साथ खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संवाद किया। उत्तराखंड की तरफ से देश के सैनिकों को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्लान से पाकिस्तान पस्त है और इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम भी प्रधानमंत्री ने ही दिया है। मैं आप सभी को अपनी ओर से सैल्यूट करता हूं और सम्मान प्रकट करता हूं। मैं आप सभी को सैल्यूट करता हूं कि आप सबके साहस से, समर्पण और त्याग के कारण आज कोई दुश्मन भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। हम भारतवासी अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं क्योंकि सभी को विश्वास होता है कि आप लोग हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर की मार से सैनिक और पूर्व सैनिक खुश हैं। रिटायर्ड अफसर मानते हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हुआ है और आगे पाकिस्तान को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूर्व सैनिक पाकिस्तान को सांप बता रहे हैं। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, मुस्तैद हैं। तो अगर इस तरह की कोई कार्रवाई पाकिस्तान करता है, हमने एक नया स्ट्रैटेजिक डेटरेंट बनाया और सिंदूर में जो हमने काम किया कंट्रोल था, प्रिसाइज था और बिल्कुल टाइमली था। मेरे अपने बच्चों को यही है कि उनको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि वो कभी भी धोखा दे सकता। वो ऐसा सांप है कि वो अपने जहर को नहीं छोड़ेगा। उत्तराखंड में सैनिक और पूर्व सैनिक बड़ी संख्या में हैं। ऐसे में रिटायर्ड अफसरों का एक थिंक टैंक बनाने पर भी बात हुई जो युद्ध के हालात में सेना को सलाह और मदद दे सकें। साथ ही एक ऐसा सेंटर बनाने की बात मुख्यमंत्री ने कही जहां रिटायर्ड सैनिकों को वक्त पर ट्रेनिंग दी जा सके। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।
और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बीजेपी का महिला मोर्चा अब घर घर जाकर महिलाओं को सिंदूर की डिब्बी बांटेगा। सिंदूर बांटने की सुगबुगाहट ने ही सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोई सुहागिन किसी का भी दिया सिंदूर माथे पर सजा सकती है? देखिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को बीजेपी जल्द छोड़ने के मूड में नहीं है। पूरे मई के महीने में बीजेपी ने जिला ब्लॉक स्तर पर तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली, तो अब जून के महीने में सिंदूर की डिब्बी बांटने का प्लान है। बीजेपी की महिला मोर्चा घर घर जाकर सुहागिन महिलाओं को सिंदूर की डिब्बी बांटेगी। सिंदूर की रक्षा करने का काम भारत करेगा, हमारी सेनाएं करेंगी, तो ये एक प्रतीकात्मक है। तो इसके लिए भी सिंदूर की रक्षा के लिए और इसके प्रतीकात्मक रूप में जो भी कार्यक्रम होंगे वो हमारी राज्य सरकार करेगी। प्रदेश में शायद हुआ है, यूपी में, लेकिन अभी उत्तराखंड में भी विचार इसमें मुझे लग रहा हो रहा है। और अगर सिंदूर की डिब्बी दी भी जाए तो ये प्रतीकात्मक है और बहनें ही बहनों को दे रही हैं, तो उसमें कोई ऐसा विषय तो नहीं है। वहीं कांग्रेस को लगता है कि ये सनातन संस्कृति का अपमान है, क्योंकि कोई महिला किसी और से सिंदूर ऐसे ही नहीं ले सकती। कौन सी महिला होगी जो सिर्फ अपने पति के बिना दिया हुआ जो सिंदूर है उसको अपनी मांग में सजाने का कार्य करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा को ये पता नहीं है कि आप सिंदूर देने जा रहे हैं? अरे भाई शर्म करिए। राजनीति सिंदूर और मंगलसूत्र को छोड़ दीजिए। सिंदूर ऑपरेशन जो है सेना का था, उसका राजनीतिकरण करने का जो हक है वो नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को किसने दिया? ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब महिलाओं को सिंदूर की डिब्बी बांटने के प्लान ने सियासी रंग ले लिया है और आने वाले दिनों में ये मामला और तूल पकड़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। अपने नाम की पब्लिसिटी की चाहत अल्मोड़ा में एक नेता को काफी भारी पड़ गई। कुल 4 लाख के टीन शेड के काम में मंत्री के साथ साथ बीजेपी के एक नेता ने पत्थर में अपना नाम खुदवा दिया। अब पत्थर को देखकर कांग्रेस के विधायक भड़क गए हैं। इस फोटो में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के साथ सिर पर टोपी लगाए शख्स हैं गणेश जलाल, जो सत्ताधिकारी बीजेपी से जुड़े एक मंडल अध्यक्ष हैं। मंत्री जी ने अपनी विधानसभा सोमेश्वर में 4 लाख रुपए से बने टीन शेड का फीता काटा, तो मंत्री की शान में मार्बल पत्थर भी लगाया गया। लेकिन मंत्री के साथ साथ बीजेपी नेता गणेश जलाल भी पत्थर पर चमक रहे थे। और ये ही कांग्रेस का दर्द है। अल्मोड़ा से पार्टी विधायक मनोज तिवारी इसको अराजकता बता रहे हैं, तो अधिकारी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी किसी भी शिलापट पर उसका नाम अंकित नहीं हो सकता है। या तो वहाँ का निर्वाचित प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत सदस्य हो, विधायक हो, सांसद हो या मंत्रीगण हो। और ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है और निश्चित रूप से गंभीर विषय है। और इस तरह का जो लोकतंत्र में जो है इसका ये परिणाम अच्छे नहीं है। उस कार्यक्रम में मैं भी नहीं गया और नहीं जो मेरे द्वारा जो कोई बोर्ड के लिए जो कहा गया था, तो बाई दिव्य अगर जो ऐसा नाम लिखा गया था उसमें सच उस जिसने बोर्ड बनाया उसके लिए जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी सर। दरअसल इस तरह के सरकारी कार्यक्रमों में पत्थर लगाने का रिवाज बहुत पुराना है, लेकिन उसके कुछ अघोषित नियम भी हैं। मसलन पत्थर पर विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री का नाम अंकित होते रहे हैं। पार्टियों के पदाधिकारियों को अमूमन दूर रखा जाता रहा है, लेकिन सोमेश्वर में ये परंपरा टूटी है। जाहिर है इसका असर दूसरी विधानसभाओं में भी देखने को मिल सकता है। न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। कॉर्बेट से लाकर राजाजी टाइगर रिजर्व में रिलीज किया गया टाइगर T8 शुक्रवार सुबह एक बार फिर से पार्क की बाउंड्री क्रॉस कर देहरादून फॉरेस्ट डिवीजन में चला गया, जहां पर शुक्रवार तड़के 3 पानी के पास उसने जंगल में चारा पत्ती लेने गए एक व्यक्ति को मार डाला। हालांकि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का कहना है कि यह अभी साफ नहीं है कि शिकार लेपर्ड ने किया या फिर T8 टाइगर ने। इसके लिए शव का DNA सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। T8 के गले में रेडियो कॉलर लगा हुआ है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट अब T8 को ट्रैकलाइज करने की रणनीति पर काम कर रहा है। विभाग की कई टीमें इस पर काम पर लगाई गई हैं। और अब आपको दिखाते पहाड़ टॉप 10 न्यूज।
ऋषिकेश के रानी पोखरी में छात्रों के 2 गुट जमकर मारपीट और पत्थरबाजी करते नजर आए हैं। एक छात्र पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की गई है। बागेश्वर में नगर पालिका परिषद के पगना गांव में कूड़ा डंपिंग जोन बनाने का ग्रामीणों ने विरोध किया है और डीएम ऑफिस के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन भी किया। उत्तराखंड हाई कोर्ट को मिला एक और जज। वकील सुभाष उपाध्याय को एडिशनल जज के तौर पर शपथ दिलाई गई है। सीनियर सिटीजन से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी है। कॉर्बेट के राजाजी में 5 बागों को ट्रांसलोकेट की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी गई। अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी ने 3 गांवों में बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। मनरेगा से 1-1 किलोमीटर रोड का निर्माण किया जाएगा। रुड़की में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने 10 करोड़ की 72 योजनाओं को लोकार्पण किया। कहा कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। हरिद्वार में 4 धाम यात्रियों से भरा एक टेम्पो ट्रैवलर अचानक पलट गया, जिसमें सवार 10 लोग घायल हो गए। बागेश्वर के सरकारी स्कूलों में समर कैंप में स्टूडेंट्स को दूसरे राज्य की भाषाएं सिखाई जाएंगी। कन्नड़, मराठी और संस्कृत भाषा की शिक्षा दी जाएगी। हेमकुंड साहिब में हर दिन 1400 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अभी तक 10,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पीएम मोदी जब कानपुर पहुंचे तब उन्होंने एयरपोर्ट पर ही पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए यूपी के शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या और मां सीमा, पिता संजय द्विवेदी से मुलाकात की। शुभम के चाचा मनोज द्विवेदी ने बताया है कि पीएम परिवार से मिलकर भावुक हो गए। ऐश्वर्या और शुभम के पिता की आंखों में आंसू थे और पीएम ने उन्हें ढांढस बधाया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ, यह आगे भी जारी रहेगा। हम आगे भी आप लोगों से मिलते रहेंगे। नरवल एसडीएम की शुभम के परिवार को कार से लेकर चकेरी एयरपोर्ट पहुंचे थे। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।